तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसका फंक्शन कैसे होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है हमारे सेल में प्रेजेंट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है जो कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। आप सेल तो जानते ही होंगे कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। सेल जो होती है हमारी वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिससे हमारा शरीर बन के तैयार होता है। जैसे सेल है, सेल के बाद सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं और टिश्यूज़ बन के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके हमारा पूरा शरीर बॉडी तैयार होती है। उसी सेल में ही प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है। तो सेल के केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र या मस्तिष्क भी कहा जाता है। हम इस न्यूक्लियस को उसका ब्रेन भी कह सकते हैं क्योंकि यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे न्यूक्लियस के द्वारा ही की होती है। अब क्या कहते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये तो हमने आपको बताया। अब इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। केंद्रक कोशिका के भीतर पाए जाने वाला एक गोल घना अंग होता है, जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में शो हो रहा होगा। अर्ली ऑब्जर्वेशन किन्होंने किया था न्यूक्लियस का, तो एंटिनो वॉन लीवेंहॉक ने 1710 में उभयचरों की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक को देखा था। सबसे पहले जो है केंद्रक को किसने देखा था, तो एंटिनो वॉन लीवेंहॉक ने 1710 में उभयचरों को एम्फीबियंस की लाल रक्त कणिकाओं में इस केंद्रक को देखा था। फिर उसके बाद इस केंद्रक का जो न्यूक्लियस का नेमिंग किसने किया था, नेम जिसे इसका नाम रखा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सभी पादप कोशिकाओं के केंद्रक में एक समान संरचना देखी और इसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, गोल आकार का होता है और हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, गोल घनाकार ऑर्गेनल्स होते हैं। और इसकी डिस्कवरी भी बता दी, अर्ली ऑब्जर्वेशन एंटीनो लीवेंहॉक ने 1710 में की थी एम्फीबियंस की लाल रक्त कोशिकाओं में, और इसको नेमिंग किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1831 में। अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले बताया कि सर्कल होता है, गोलाकार घर होता है। तो देखिए गोलाकार है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर है, क्रोमेटिन है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कह सकते हैं और इसको एनवलप भी कह सकते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें ये चीज़ पाई जाती है। अब हम इसकी साइज़ की बात करते हैं तो 5 माइक्रोन इन डायमीटर तक इसका साइज हो सकता है। अब इसकी कोश केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जिसे हम ये न्यूक्लियस एनवलप लिखा है उसे ही हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। यह केंद्रक के अंदर के पदार्थ को कोशिका द्रव्य से अलग रख। तो हमारा जो केंद्रक झिल्ली क्या काम करती है, तो ये केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली जैसे आपको दिख ही रही होगी, फर्स्ट लेयर सेकंड दोहरी झिल्ली वाली परत होती है। यह केंद्रक के अंदर के पदार्थ को साइटोप्लाज्म से अलग रखने का कार्य करती है। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियर पोर क्या होता है, तो इसको हम हिंदी में केंद्रक छिद्र कहा जाता है, जो कि ऊपर दिख रहा होगा न्यूक्लियर पोर। तो झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इनके माध्यम से केंद्रक और उनके कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थ जैसे डीएनए और प्रोटीन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, झिल्ली में छोटे छोटे जो छेद रहते हैं उन्हें कहते हैं। इन पोर के माध्यम से केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थ डीएनए और प्रोटीन वगैरह का आदान प्रदान ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद हमारा आता है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। तो यह केंद्रक के अंदर भरा एक गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसमें क्रोमेटिन और केंद्रिका तैरते रहते हैं। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है वो क्या है, ये केंद्रक के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड होता है, अर्ध तरल होता है, पदार्थ होता है जिसमें क्रोमेटिन और केंद्रिका तैरते रहते हैं। अब हम इसमें केंद्रिका की बात करते हैं जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं।
यह केंद्रक के अंदर एक सघन गोल संरचना होती है जिसका मुख्य कार्य राइबोसोम का निर्माण करना होता है। जो हमारा ये देखिए न्यूक्लियोलस दिख रहा है गोल, ये क्या होता है, केंद्रक के अंदर भरा एक गाढ़ा जो प्लाज्म ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही दिख रहा होगा न्यूक्लियोलस, इसी तरल के अंदर भरा एक गोल सघन संरचना होती है जो क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमेटिन ये जो है ये धागे जैसी संरचना, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना होती है, जो जैसी संरचना जाल बिछा रहता है, जैसे जो डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन से बनी होती है। और कोशिका विभाजन के समय ये धागे सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, तो यह धागे जैसी संरचना का जाल होता है, जैसा कि आप इस टेक्चर में देख पा रहे हैं, जो डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन से बना होता है। डीएनए और प्रोटीन कौन से, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और कोशिका विभाजन के समय ये धागे सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो हमने आपको इस स्ट्रक्चर का पूरा हो गया। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस पोर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं और क्रोमेटिन प्रेजेंट होती है, जो कि सब कुछ स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है। केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार, न्यूक्लियस के बेस पर हम कैसे कोशिका का टाइप अलग करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जैसा कि हम पहले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है और इसमें आनुवंशिक पदार्थ बिखरा रहता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है और इसमें आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल भी जो रहते हैं वो बिखरे रहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें एक विकसित और झिल्ली युक्त स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा जो न्यूक्लियस रहता है यूकैरियोटिक सेल में वो एकदम साफ दिखता है और वो एक झिल्ली से कवर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसका हो गया ह्यूमन बीइंग एंड पौधे, प्लांट एंड एनिमल्स। अब हम न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करते हैं कि ये क्या क्या कार्य करता है। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण करता है, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है और प्रोटीन संश्लेषण करता है और राइबोसोम का निर्माण करता है। तो ये कोशिका का नियंत्रण कैसे करता है, यह कोशिका को सभी मेटाबॉलिक और जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब जेनेटिक मटेरियलों का कैसे संग्रहण करता है, तो इसमें डीएनए होता है जो माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है, ये कार्य करता है। और सेल डिवीजन कैसे करता है, यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को निर्देशित करता है जिससे शरीर का विकास होता है। उसके बाद ये प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है, तो केंद्रक एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। इस तरह से वह प्रोटीन संश्लेषण करता है। और राइबोसोम का निर्माण कैसे करता है, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी यानी राइबोसोम के हिस्सों का भी निर्माण करता है। तो हमारे न्यूक्लियस का ये फंक्शन है, कोशिका का नियंत्रण करना, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करना, कोशिका विभाजन में हेल्प करना, प्रोटीन संश्लेषण करना और राइबोसोम का निर्माण करना।